वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी जो क्लास है ये सेट 3 जो कि फ्री सीरीज चल रही है अनसॉल्व्ड की बेटा, जिसमें हम विद सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन आपको यहां पर करा रहे हैं। अनसॉल्व पेपर की सीरीज है बेटा जो आपका अनसॉल्व्ड है। आज सेट नंबर 3, इसमें हम देखेंगे कैसे 100 आउट ऑफ 100 इसमें ला सकते हैं हम। और बेटा चलते हैं अपने सेट नंबर 3 जिसका कोड है लाल क्या HX इसका कोड है बेटा। सेट नंबर 3 ये पेपर 3 है बेटा 2025 का, ठीक है। उससे बेटा शुरू करते हैं ओम श्री कृष्णाय नमः से और हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। जिंदगी बहुत हंसी है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो लाल चलते हैं सेक्शन ए की तरफ, जिसमें लाल हमें मिलेगा क्या रीडिंग सेक्शन। और रीडिंग सेक्शन को बेटा हम अपने क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद पैसेज को पढ़ें, ठीक है। तो उसके बाद हम एक बार फिर से, अगर आप पैसेज को पढ़ रहे हैं फिर क्वेश्चन को पढ़ें फिर पैसेज को पढ़ें, ये प्रोसेस से हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखा हुआ है वी नो इट वेल दैट लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस. The man who hits his thumbnails with a hammer and utters a string of curses uses language to relieve his feelings and needs no audience but himself. But when a philosopher uses language to clarify his ideas on a subject, he uses it as an instrument of thought. When the two women gossip over the fence or two men exchange greetings as they pass in the street, language is used to strengthen the bonds between the members of society. It seems that language is a multi-purpose instrument. Language enables us to influence people's behavior and help develop human cooperation. The human cooperation would be unthinkable without language, as it makes human cooperation more effective and more wide-ranging. बेटा ये पैसेज हमें सेट पहले में और मिला था, ठीक है। सेट फर्स्ट में यही पैसेज था। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लाल, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज लैंग्वेज हेल्प रिलीव द मैन हिटिंग हिज फिंगर नेल्स विद अ हैमर। लेकिन लाल इसके जो क्वेश्चंस हैं, पैसेज तो वही है लेकिन इससे क्वेश्चंस इन्होंने दूसरे पूछे इसी पैसेज से। पैसेज सेम वही है लेकिन क्वेश्चन उन्होंने लाल दूसरे पूछे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज लैंग्वेज हेल्प रिलीव द मैन हिटिंग हिज फिंगर नेल्स विद अ हैमर। तो लाल ये कह रहा है कि हाउ डज लैंग्वेज हेल्प, कैसे जो है लैंग्वेज हेल्प करती है बेटा रिलीव द मैन हिटिंग हिज फिंगर्स नेल्स विद अ हैमर, कि जो व्यक्ति जो है वो अपनी फिंगर नेल्स को, मतलब कुछ चीजों को बेटा समझ पाए, किसी चीजों को समझ पाए, कैसे रिलीव कराती है। तो बेटा यहां पर चलते हैं। रिलीव वाली जो बात थी लाल वो यहां पर लिखा है कि वी नो इट वेल दैट लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस। इसके बाद द मैन हु हिट्स हिज थंबनेल्स विद अ हैमर एंड अटर्स अ स्ट्रिंग ऑफ कर्सेस यूजेस लैंग्वेज टू रिलीव हिज फीलिंग्स एंड नीड्स नो ऑडियंस बट हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहां पर हमें ये पहला पॉइंट दिख रहा है, यहां से ये वाला आंसर कि एक व्यक्ति जो बेटा जिसको चीजें समझ में आती हैं, अटर्स अ स्ट्रिंग ऑफ कर्स, जो बेटा कर्स से बेटा बंधा हुआ होता है, यूज लैंग्वेज करता है टू रिलीव हिज फीलिंग्स, जो है अपनी फीलिंग्स को कह पाता है, नीड्स नो ऑडियंस, और उसे जरूरत होती है नो ऑडियंस, किसी भी ऑडियंस की नहीं, वो अपनी बात को कह पाता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये आंसर यहां दिखेगा। लैंग्वेज हेल्प द मैन बाय अलाउइंग हिम टू वेंट हिज इमोशंस, he utters a string of curses to relieve his feelings. ये इसका की पॉइंट था, ठीक है। फीलिंग्स even though he requires no audience but himself, उसे जरूरत भी नहीं है, जिसको कहना वो कहेगा, उसे जरूरत नहीं कि उसे सुनने वाले हैं या नहीं, वह खुद में बेटा अपने आप से ही कह लेगा। यही इसका की पॉइंट था, ये वाली लाइन बेटा, ठीक है। ये वाली लाइन जो है लाल इसकी की पॉइंट थी, फीलिंग्स एंड नीड्स, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसका क्या था बेटा, की पॉइंट था, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ बेटा हाउ इज लैंग्वेज यूज्ड बाय अ फिलोसफर, एक फिलोसफर के द्वारा एक लैंग्वेज कैसे यूज करी जाती है। तो यहां पर बेटा लिखा हुआ था अभी व्हाट व्हेन अ फिलोसफर यूजेस लैंग्वेज, जब एक दार्शनिक बेटा लैंग्वेज को यूज करता है टू क्लैरिफाई हिज आइडिया ऑन अ सब्जेक्ट, यही इसका की पॉइंट है। वह लैंग्वेज को यूज करता है किसी भी विषय पर बेटा, जो उसके विचार होते हैं, जो उसके आइडियाज होते हैं, उनको लाल क्लैरिफाई करता है। ही यूजेस इट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, ये इसका की पॉइंट हो जाएगा बेटा। ये वाली लाइन जो है
यहां से बेटा जो है कि वह अपने आइडियाज को क्या करता है, किसी विषय पर क्लैरिफाई करता है, स्पष्ट करता है, और बेटा वह उस अपने भाषा को, एक जो भाषा है उसको लाल क्या मान के चलता है, थॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मानकर चलता है, मतलब विचारों का यंत्र मानकर वह चलता है। ठीक है, गॉट इट। चलते हैं लाल क्वेश्चन के आंसर की तरफ। अ फिलोसोफर यूजेस लैंग्वेज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट। की पॉइंट है टू क्लियरिफाई हिज आइडिया ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। आप डिट्टो वो लाइन उठा के लिख सकते हैं, यहां पे ये लाइन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक ही है। मतलब कैसा है लाल, एक ही है। गॉट इट। आगे चलते हैं। हाउ कैन लैंग्वेज बी सेड टू बी अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। आप कैसे कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट है। ये बेटा जो सेट पहला आया था वही आंसर, वही क्वेश्चन इसमें दिया गया है, थोड़ा सा अंतर है बस। तो कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है मल्टीपर्पज है, बहुउद्देशीय कैसे है लाल। तो यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है बेटा, when the two women gossip over the fence, two men exchange greetings as they pass in the street. Language is used to strengthen the bonds between members of society. It seems the language a multi-purpose. यहां पे देखिए लाल, it seems ऐसा प्रतीत होता है कि लैंग्वेज जो है वो मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट है। लैंग्वेज इनेबल्स अस टू इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर। की पॉइंट है यहां पे, जो लैंग्वेज है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर को बताता है बेटा, एंड हेल्प डेवलप ह्यूमन कोऑपरेशन को बताता है। द ह्यूमन कोऑपरेशन वुड बी अनथिंकेबल विदाउट लैंग्वेज। इट मेक्स अ ह्यूमन कोऑपरेशन मोर देन इफेक्टिव ऑफ वाइड रेंजिंग। तो इसका जो की पॉइंट है बेटा ये वाली लाइन है, ठीक है। लैंग्वेज इनेबल्स पीपल्स बिहेवियर एंड हेल्प डेवलप ह्यूमन कोऑपरेशन। पहला पॉइंट मल्टीपर्पज की बात करी गई है, तो एक तो पॉइंट ये दिख चुका है, और दूसरा पॉइंट यहां पर फिलोसफर जो है वो उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट मानते हैं कि फिलोसफर अपनी बात कह पाते हैं, लोग बेटा अपनी फीलिंग्स को बता पाते हैं इसके द्वारा। तो ये हमें 3-4 पॉइंट इसमें इंक्लूड कर देने हैं। इज दैट क्लियर, लैंग्वेज के द्वारा। तो अब यहां पे देखेंगे आंसर इन्होंने क्या लिखा है, आंसर क्या लिखा है, लैंग्वेज इज कंसीडर्ड मल्टीपर्पज बिकॉज इट सर्व सेवरल डिस्टिंक्ट फंक्शन। किससे कई सारे कार्य है लैंग्वेज का। क्या, इट रिलीव्स पर्सनल इमोशंस या पर्सनल फीलिंग्स को बताता है। एक्ट्स एज अ टूल फॉर थिंकिंग, जो थॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था वो वाली बात यहां पर है, ठीक है। स्ट्रेंथ्स सोशल बॉन्ड्स टू ग्रीटिंग्स और गॉसिप्स, दूसरों से मिलना, ठीक है, दूसरों से गॉसिप करना। इन्फ्लुएंस बिहेवियर, जो लास्ट वाली लाइन थी, इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड फैसिलिटेट्स ह्यूमन कोऑपरेशन। तो यही पॉइंट आपको इसमें डालने थे। गॉट इट, क्लियर है, कोई समस्या लाल, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द लैंग्वेज हेल्प प्रमोट ह्यूमन कोऑपरेशन। लैंग्वेज बेटा कैसे हेल्प करती है, कैसे प्रमोट करती है, कैसे सहायता करती है प्रमोट करने में ह्यूमन कोऑपरेशन को। तो लाल यहां पे देखिए नीचे आया था ह्यूमन कोऑपरेशन वाली बात। द ह्यूमन कोऑपरेशन जो है यहां पर लैंग्वेज इनेबल्स अस इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर एंड हेल्प डेवलप ह्यूमन कोऑपरेशन। द ह्यूमन कोऑपरेशन वुड बी अनथिंकेबल विदाउट लैंग्वेज एज इट मेक्स ह्यूमन कोऑपरेशन मोर थ्रो, मोर इफेक्टिव एंड मोर वाइड रेंजिंग। ये क्या करती है लैंग्वेज, जो क्या करती है लाल, ये इन्फ्लुएंस करती है किसको बेटा, लोगों के बिहेवियर को, और बेटा लोगों के अंदर जो हेल्प करती है किसको डेवलप करने में बेटा, ह्यूमन कोऑपरेशन को डेवलप करने में हेल्प करती है। और लैंग्वेज जो है बेटा अनथिंकेबल है विदाउट लैंग्वेज, मतलब बिना लैंग्वेज को सोचा ही नहीं जा सकता, ठीक है, कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। क्या कि उनके अंदर ह्यूमन कोऑपरेशन डेवलप होगा, बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा, बिना लैंग्वेज के ये सोचा ही नहीं जा सकता। तो और जो कि वाइड रेंज तक फैलता है, बस यही यहां पे लाइन लिख रही थी बेटा, ये इसका कीवर्ड है। लैंग्वेज इनेबल्स ह्यूमन टू इन्फ्लुएंस ईच अदर्स बिहेवियर्स, ठीक है। जो ह्यूमन है बिलाल वो क्या करते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड मेक्स कोऑपरेशन बनाते हैं किसके थ्रू, इफेक्टिव एंड वाइड रेंजिंग, ये इसके की पॉइंट है, ठीक है। द पैसेज नोट्स द सच कोऑपरेशन वुड बी अनथिंकेबल, सोचा नहीं जा सकता, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग की भाषा ना हो और ये सब चीजें हो जाए, ये अनथिंकेबल है, सोचा नहीं जा सकता विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज, बिना भाषा के प्रयोग के। इज दैट क्लियर, समझ में आया लाल, ठीक। अच्छा पैसेज था, इससे देखिए फर्स्ट पैसेज में अलग क्वेश्चन बने थे, इस पैसेज में क्वेश्चन अलग बने, पैसेज वही है। अगला चलते बेटा, विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट इज ऑफ वीकन। बेटा कमजोर का हमें अपोजिट बताना है, वीकन मतलब कमजोर, कमजोर का लाल क्या बनाना है, अपोजिट बताना है। तो चलिए कमजोर का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, बलवान हो जाएगा, है ना। तो इसमें बलवान वर्ड कहां दिया है लाल, वी नो इट वेल दैट लैंग्वेज इज यूज्ड मोर देन पर्पस, द मैन हिट्स थंबनेल्स, अ हैमर अटर्स अ स्ट्रिंग ऑफ कर्सेस, लैंग्वेज to relieve his feelings and no audience. When a philosopher uses language on a subject, he uses instrument of thought. When the two gossips friends more than exchange greetings pass in the strength, यही हो जाएगा लाल, ठीक है। स्ट्रेंथ आ गया बेटा, तो बेटा बीकन का क्या हो जाएगा लाल, स्ट्रेंथ हो जाएगा। इज दैट क्लियर, अगला चलते हैं, आगे चलते हैं लाल। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस लिसनर्स। लिसनर्स का मतलब कौन क्या होता है बेटा, सुनने वाले। कौन होता है लाल, सुनने वाले। तो यहां पे मुझे पहली लाइन ही दिखी थी जहां पर ऑडियंस शब्द का यूज होता है, ऑडियंस। ऑडियंस कौन होती है लाल, सुनने वाले। ऑडियंस कौन होते हैं, सुनने वाले। तो इसका बेटा क्या पूछा था, सिनोनिम्स पूछा था, ये क्या हो जाएगा, ऑडियंस। इज दैट क्लियर,
आगे राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का हमें एडजेक्टिव लिखना है। क्लैरिफाई एक वर्ब है, यहाँ पे क्या है लाल, वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्पष्ट करना। क्या होता है लाल, स्पष्ट करना। और क्लैरिफाई का जो बेटा एडजेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर। क्या हो जाएगा लाल, क्लियर। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ठीक। आगे चलते हैं लाल। राइट एन आर्टिकल वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। देखिए आर्टिकल जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं में से आए हैं लाल, और मुझे लगता है जो मैंने आपको 10 दिए थे उसमें से 2 यहां मुझे दिख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजन, बेरोजगारी भारत में और इसके कारण क्या है। तीसरा है सोअरिंग प्राइसेस एंड मेजर्स ऑफ कंट्रोल, बढ़ती हुई कीमतें और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये शायद दोनों मैंने आर्टिकल में दिए कि नहीं दिए, ठीक है। एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसमें से आपको करना। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजन, इसके कारण लाल क्या है। Unemployment in India has become one of the most significant challenges facing the nation. Unemployment, बेरोजगारी जो है लाल भारत में वह बन चुकी है लाल क्या, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंजेस में से एक बन चुकी है। फेसिंग द नेशन, जो लाल राष्ट्र जो है जिसको फेस कर रहा है। डिस्पाइट ग्रोइंग इकोनॉमी, बेटा बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बावजूद भी द कंट्री इज स्ट्रगलिंग विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट। भारत जो है, जो देश जो है वह बेटा क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो बढ़ती हुई बेटा क्या है, बेरोजगारी दर, ठीक है। उसको पर्टिकुलरली एमंग इज यूथ, विशेष रूप से लाल यह देखा जा रहा है यूथ में, युवा में देखा जा रहा है। एंड रूरल पॉपुलेशन, और जो बेटा ग्रामीण क्षेत्र वहां देखा जा रहा है। वन ऑफ द मेन रीजन इज इम्बैलेंस बिटवीन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड जॉब क्रिएशन। यह कारण क्या है, यह है वन ऑफ द मेन रीजन, जो मुख्य कारण में से एक कारण है वो यह है कि इम्बैलेंस बिटवीन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो बेटा स्थिरता आई है, जो बैलेंस नहीं है चीजें बेटा किसके बीच में, पॉपुलेशन बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच में और जॉब क्रिएशन के रूप में। जनसंख्या वृद्धि बराबर हो रही है लेकिन जॉब क्रिएशन उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। तो बेटा ये कारण है। एज द पॉपुलेशन ग्रो, जैसे ही बेटा क्या बढ़ती है पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती है, द डिमांड फॉर जॉब्स इंक्रीजेस, वैसे ही बेटा जो डिमांड होती है जॉब की वो क्या होती है, वो भी बढ़ती है। बट लेकिन द इकोनॉमी हैज नॉट बीन एबल टू क्रिएट इनफ जॉब, लेकिन जो अर्थव्यवस्था होती है वह क्या नहीं कर पा रही है बेटा, क्रिएट नहीं कर पा रही है पर्याप्त जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब के अवसर प्राप्त क्रिएट नहीं कर पा रही है। दिस मिसमैच लीड्स, यही बेटा जो मिसमैच जो लीड्स है टू अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, यह एक महत्वपूर्ण बेटा पोर्शन है ऑफ द यूथ युवा में रिमेनिंग अनएम्प्लॉयड, जिसको वह क्या छोड़ रखे हैं बेटा, बेरोजगार छोड़ रखे, बेरोजगार करे हुए हैं। आगे लिखा है देयर इज आल्सो मिसमैच बिटवीन द स्किल्स रिक्वायर्ड, और एक मिसमैच यह है कि बेटा क्या मिसमैच है, बिटवीन द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्रीज, की जो लाल स्किल औद्योगिकीकरण में चाहिए, जो इंडस्ट्री को जो स्किल चाहिए वह भी मिसमैच है, वो स्किल यहां पर नहीं है। एंड द स्किल्स पजेस्ड बाय द वर्कफोर्स, और बेटा जो स्किल जो चाहिए होती है, जो वर्कफोर्स काम करने के लिए जो चाहिए होगी, वो स्किल का भी यहां पर क्या है, मिसमैच है। जो कंपनियां जो स्किल मांगती हैं वो शायद उतनी स्किल नहीं है। मैनी ग्रेजुएट्स एंड जॉब सीकर्स आर नॉट इक्विप्ड विद द प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल स्किल्स डिमांडेड बाय द रैपिडली। बेटा ये कह रहा है कि मैनी ग्रेजुएट, बहुत सारे जो स्नातक हैं और जॉब सीकर, जो जॉब को प्राप्त करने वाले, जो देख रहे हैं जॉब को कि उन्हें जॉब मिल जाए, आर नॉट इक्विप्ड विद द प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल स्किल, उनके अंदर ये बेटा क्या नहीं है, प्रायोगिक और बेटा तकनीकी कौशल नहीं है। डिमांडेड, जिसको डिमांड करा जाता है, जो कंपनियां मांगती हैं, जो लोग मांगते हैं, रैपिडली इवॉल्विंग इंडस्ट्री, जो बेटा इन इंडस्ट्री को चाहिए होता है वो आपको क्यों लेंगे, आपके अंदर कोई स्किल है नहीं, केवल आप ग्रेजुएट पढ़ाई किताबी ज्ञान है, आपको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, आपके अंदर वो स्किल नहीं है, तो कंपनी के पास बहुत सारे लोग हैं जिन पे स्किल होगी वो उन्हें ऑफर करेगी। बात समझ में आ रही। किताबी कीड़ा बनने से केवल आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास टेक्निकल चीजें और क्या नहीं होंगी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। वो एक थॉट नहीं है कि आप पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, एक पेपर, एक कागज हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। सो हमेशा अपने अंदर स्किल को डेवलप करिए। बढ़ती हुई आबादी में आप ये सोचें कि सरकार आपको नौकरी देगी, या भूल जाइए, देगी वो अच्छी बात है, जितनी होंगी सबको सरकार जो नहीं दे पाएगी ये हकीकत है। तो अपने अंदर वो डेवलप पैदा करिए, अपने अंदर वो चीजें पैदा करिए कि जीवन में अगर बाय द वे आप गवर्नमेंट जॉब ना मिल पाए आपको, क्योंकि करोड़ों लोग हैं, सबको जॉब नहीं मिल पाएगी, सब नहीं प्राप्त कर पाएंगे, सरकार सबको नहीं प्रोवाइड करा पाएगी, लेकिन अपने अंदर वो स्किल डेवलप करिए कि आपके अंदर से ये बेरोजगारी का टैग हट जाए। और वो स्किल कैसे होगी, आपको
स्किल ऑलवेज एक्वायर करी जाती है। स्किल हमेशा क्या करी जाती है बेटा? एक्वायर करी जाती है, अर्जित करी जाती है, लेकिन टैलेंट हमेशा पैदा होता है। ध्यान रखना, टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन जो हर व्यक्ति जो ऊंचाइयों पे पहुंचा है वो टैलेंटेड नहीं था। हर व्यक्ति टैलेंटेड नहीं था, ध्यान रखना इस बात का, लेकिन वो अगर ऊपर पहुंचे तो उनके अंदर कोई ना कोई स्किल होगी। स्किल क्या होता है? जिसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसमें पारंगत होते हैं, उसको दक्षता होता है, दिन ब दिन उसमें हम निखारते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं और दूसरों से बेहतर बनते हैं। दैट इज कॉल्ड स्किल। बात समझ आ रही? तो स्किल आपको दूसरों से अलग बनाता है। इंडस्ट्री को स्किलफुल लोग चाहिए। द स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, या जो औद्योगिकीकरण है, जिसकी प्रक्रिया जो धीरे धीरे बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? स्लो पेस। इसमें एक इडियम्स काम कर जाएगा, स्नेल पेस, जो उस दिन पढ़ा था बेटा, ठीक है? धीरे धीरे बढ़ रही है। लैक ऑफ सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन की सेक्टर्स, लाइक इसके जो बेटा मुख्य जो सेक्टर्स हैं, जो जिसमें बेटा क्या है? लैक ऑफ सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, जिनमें बेटा कमी है किसकी? पर्याप्त किसकी बेटा? इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड टेक्नोलॉजी आल्सो कंट्रीब्यूट टू द अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीजें भी भागीदारी बना रही हैं किसमें बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में, ठीक है? एडिशनली आगे क्या है? रूरल एरियाज आर पर्टिकुलरली अफेक्टेड, जो बेटा ग्रामीण जो क्षेत्र, जो रूरल एरियाज है, वो बेटा विशेष रूप से अफेक्टेड है, एज देयर आर फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपेयर टू द अर्बन, क्योंकि वहां पर लाल क्या है? बहुत कम चांस है जॉब अपॉर्चुनिटी के। किससे? अर्बन एरिया, जो शहरीकरण जो एरियाज है उनमें जॉब ज्यादा है और रूरल एरियाज में कम है। आप देखते हो अपने ही देश में लोग, यहां से आपने आस पड़ोस में देखा होगा, लोग बाहर दिल्ली और बॉम्बे जॉब करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां औद्योगिकरण है, वहां फैक्ट्रियां हैं, वहां इंडस्ट्रियां हैं, तो लोग वहां पर जाकर जॉब करते हैं। बिहार से न जाने कितने लोग जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे और हर जगह, यूपी बिहार से जाते हैं। अब जो दिल्ली में रह रहा होगा उसके पास ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा जॉब्स हैं। अब भरतना के लोग जो हैं, जैसे अपने यहाँ पर जो हैं आसपास क्षेत्र में, ये जॉब क्या करेंगे? क्या यहाँ अपॉर्चुनिटी है? अगर यहाँ किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या पालेंगे जीवन में? है कुछ अपॉर्चुनिटी? नहीं है। यहाँ के लिए आपको बाहर भागना पड़ेगा, समझ रहे हो? और वो भी क्या होगा? वहाँ शोषण होगा, बहुत कम क्या होती है? सैलरी होती है। अब वहाँ तो सर्वाइव दिल्ली वाला कर जाएगा क्योंकि उसका घर वहीं है, रहना खाना वहीं है, आपको ये अलग से देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे चीजें अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हर व्यक्ति की जॉब, हर व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा मैं अपनी क्लासेस में भी बच्चों को भी बोलता हूँ कि अपने अंदर जीवन में स्किल पैदा करिए। आपको स्किल हमेशा सर्वाइवल देगी, ध्यान रखना, ठीक है? ये किताबी ज्ञान ठीक है, आपके अंदर नॉलेज भरता है, लेकिन आपके अंदर स्किल होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, ठीक है? आगे लिखा है द कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये बार बार ये जोर डाल रहा है बेटा कि जरूरत है किसकी बेटा? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जरूरत है, जहां पर बेटा स्किल डेवलप करी जाती हो। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और बेटा औद्योगिकरण जो उसका फैलाव होना चाहिए, एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, और कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में। इफेक्टिव पॉलिसीज मस्ट बी इंप्लीमेंटेड, जो बेटा प्रभावशाली जो नीतियां हैं मस्ट बी इंप्लीमेंटेड, उनको बेटा इंप्लीमेंट जमीनी तौर पर उतारा जाना चाहिए। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, और इसको प्रमोट करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, रोजगार जनरेशन के लिए इन इंडिया, भारत में। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये बेटा था, अच्छा था, ठीक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच बेटा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है? बोलने का अधिकार, ठीक है? बोलने की स्वतंत्रता। तो लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच इज फंडामेंटल ह्यूमन राइट। बेटा यह एक जो है बेटा क्या है? मौलिक कर्तव्य है हमारा, ठीक है? मूल अधिकार है हमारा, क्या है लाल? मूल अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है? आगे लिखा है आ कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, और यह बेटा क्या है? लोकतंत्र का एक बेटा मील का पत्थर है। आगे लिखा है इट allows individuals to express their opinions, ideas, और यह हमें अनुमति देता है कि हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाए, जता पाए, ओपिनियंस को, आइडियाज को, एंड बिलीफ्स, अपने विश्वासों को, विदाउट फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन और सेंसरशिप, बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी डर भय के हम अपने विचारों को बेटा बता पाए। दिस राइट इज इंश्राइंड इन मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह है लाल जो अधिकार है, ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे संविधानों में है, और उसमें से भारत भी शामिल है। आगे लगा फ्रीडम ऑफ स्पीच प्लेज एन एसेंशियल रोल इन पॉलिटिकल
और बेटा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यह बहुत महत्वपूर्ण बेटा क्या निभाता है, रोल निभाता है बेटा पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल, मतलब राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में समाज के। इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट टू डेमोक्रेट, यह बेटा प्रत्येक को बेटा क्या देता है, पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, इंडिविजुअल को बताता है टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यह जो बेटा डेमोक्रेटिक लोकतंत्र प्रणाली जो चल रही है इसमें वॉइस देयर कंसर्न्स, इनकी आवाज ही क्या होती है, कंसर्न होती है, इनकी चिंता का विषय होता है, इनकी आवाज लोगों के लिए, डेमोक्रेसी के लिए चिंता का विषय होता है। एंड होल्ड दोज इन पावर अकाउंटेबल, और जो लोग सत्ता में हैं वो है इसके जवाबदेही होते हैं। ठीक है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ फ्री एंड ओपन सोसाइटी, यह बेटा क्या है, फाउंडेशन है, नींव है, आधार है एक खुले समाज के और स्वतंत्र समाज के। वाइल फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वाइटल, यह जो बेटा फ्रीडम ऑफ स्पीच है यह एक गुण है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, यह पूर्ण नहीं है। इन मेनी कंट्रीज, बहुत से देशों में इंक्लूडिंग इंडिया, भारत सहित, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम, एक तार्किक रूप से तर्कपूर्ण रिस्ट्रिक्शन भी है ऑन दिस फ्रीडम, इस फ्रीडम पर कुछ रूप से रिस्ट्रिक्शन भी हैं। ठीक है, सच एज लॉज अगेंस्ट हेट स्पीच, जैसे कि आप अगर किसी कानून के खिलाफ जो है वो बेटा हेट स्पीच फैलाते हैं जिससे लोग तंत्र में लोग भड़क जाएं तो उस पर रोक है ना। डिफेमेशन, आप किसी को बेटा डिफेम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को क्या कर रहे हैं बेटा, डिफेम कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, एंड इंसाइटमेंट टू वायलेंस, या आप क्या कर रहे हैं, हिंसा को उग्र कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ा रहे हैं, तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगी, कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, दीज रेस्ट्रिक्शंस एम टू बैलेंस द राइट टू फ्री स्पीच, यह जो रेस्ट्रिक्शंस हैं बेटा इसका उद्देश्य यह है कि राइट टू फ्री स्पीच की स्वतंत्र जो स्पीच है बेटा उसका अधिकार जो है उसको बैलेंस करा जाए विद द नीड ऑफ प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, जिसमें जरूरत होती है बेटा किसकी, पब्लिक ऑर्डर की, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, एंड नेशनल सिक्योरिटी, और बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा की क्या की जाए बेटा, जो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। कंक्लूजन यह है, निष्कर्ष यह, फ्रीडम ऑफ स्पीच रिमेन्स अ वैल्यूएबल राइट, कि यह जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमें देता है लाल क्या, बहुत कीमती बेटा अधिकार देता है, दैट मस्ट बी सेफ गार्डेड, जो हमें बेटा क्या करता है, हमारे सेफ गार्डेड के रूप में काम करता है, हमें बचाता है, हमारी सुरक्षा करता है, बट इट शुड ऑल्सो बी एक्सरसाइज्ड responsibly, ensuring that it doesn't harm other or the fabric of society। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, इंश्योर करें कि इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को क्षति पहुंचाएं। आप तभी देख पाते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के द्वारा ही हम सब, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी हो, हम उसके बारे में भी बोल देते हैं, अपने ओपिनियन रख पाते, चाहे वो ओपिनियन अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो हमें ये अधिकार देता है। अगला लाल है, सोअरिंग प्राइसेस एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट, बेटा बढ़ती हुई कीमतें और ये चिंता का विषय, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सोअरिंग प्राइस आर आल्सो एज इन्फ्लेशन, सोअरिंग प्राइस आल्सो नोन एज इन्फ्लेशन, बेटा जो बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, आल्सो नोन एज इन्फ्लेशन, यह बेटा जानी जाती है किसकी बेटा, महंगाई दर के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, हैव बिकम अ सिग्निफिकेंट इशू इन मैनी कंट्रीज, यह बेटा एक महत्वपूर्ण बेटा मुद्दा बना हुआ है बहुत से देशों में, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत सहित। राइजिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, बेटा महत्वपूर्ण वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें, सच एज फूड, जैसे कि भोजन, फ्यूल एंड ईंधन, हेल्थ केयर, हैव क्रिएटेड फाइनेंशियली स्ट्रेन और द कॉमन मैन, इसने बेटा क्या डाल दिया, तनाव में डाल दिया है किसको बेटा, जो कॉमन मैन, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उसको एक फाइनेंशियल क्राइसिस में लाकर, आर्थिक दुविधा में लाकर खड़ा कर दिया है। वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, बेटा एक बेटा जो बढ़ती हुई कीमतों का जो बेटा मुख्य उद्देश्य, जो प्राथमिक उद्देश्य, जो प्राथमिक कारण है वो एक यह है कि इज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की उत्पादक की बढ़ती हुई कीमत, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जो कच्चा बेटा पदार्थ जो आता है उसको मिलाकर बढ़ती हुई कीमतें, एंड लेबर चार्ज, जो बेटा श्रम लगता है उसकी बढ़ती कीमतें, एंड अदर फैक्टर इज द इंबैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, और एक बेटा अस्थिरता है किसके बीच में, बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड की, जो डिमांड हो रही है और सप्लाई, डिमांड बेटा कम ज्यादा है और सप्लाई कम है तो चीजें बढ़ेंगी। लेने वाले लोग जो हैं लाल वो 100 हैं और वस्तु 2 हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी कीमत क्या होगी लाल, बढ़कर मिलेगी। स्पेशली इन द सेक्टर्स लाइक फूड एंड एनर्जी, जैसे कि बेटा स्पेशली ये फैक्टर जो है बेटा किस क्षेत्र में काम में है, कहां देखने को ज्यादातर मिलते हैं बेटा, फूड मतलब भोजन में, एंड एनर्जी और बेटा ऊर्जा में। ठीक है, इनएडिक्वेट सप्लाई ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, climate change, supply chain disruption further exacerbates inflation, बेटा ये जो महंगाई दर है ये बेटा खराब कर देती है किसको, जैसे किसके कारण बेटा, जलवायु परिवर्तन के कारण, सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं उसके कारण। द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट सेवरल मेजर्स, जो सरकार और जो सेंट्रल बैंक है उसमें बेटा कई सारे मेजर्स, कई सारे मापन बेटा कंट्रोल करने के लिए, इस महंगाई दर को बेटा, इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेजर्स देती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी
यह जो है आरबीआई जो है बेटा, यह क्या करती है, यह मॉनिटरी करती है, मॉनिटर करती है, इसको देखती है, इस पॉलिसी को, टूल्स जो इसके पॉलिसी के जो नीति के जो टूल्स हैं, सच एज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, की जो इंटरेस्ट रेट है, जो बेटा ब्याज दर है वो बढ़े, टू कंट्रोल डिमांड एंड स्टेबलाइज प्राइसेस, और इस डिमांड को कंट्रोल किया जाए और प्राइस को स्टेबलाइज किया जाए, मतलब एक स्थिर किया जाए। द गवर्नमेंट कैन आल्सो इंटरवेन बाय सब्सिडाइजिंग इसेंशियल गुड्स, और बेटा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, सब्सिडी देती है, क्या करती है, सब्सिडी देती है एसेंशियल गुड्स, क्या देती है बेटा, एसेंशियल महत्वपूर्ण वस्तुओं पर, और रेगुलेटिंग देयर प्राइसेस, और अपने प्राइस को रेगुलेट करती रहती है, सुधारती रहती है, देखती रहती है। फर्दर मोर आगे इंप्रूविंग सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और इसके आगे क्या होता है, इंप्रूविंग सप्लाई चेन, करना क्या है कि सप्लाई चेन को बेटा इंप्रूव करा जाए। सप्लाई चेन का मतलब सप्लाई जो है वो सही तरीके से हो पाए, चीजें सही तरीके से पहुंच पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए, प्रमोट किया जाए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी, और बेटा क्या किया जाए, प्रोडक्शन को बेटा डोमेस्टिक जो घरेलू उत्पाद है उनको प्रमोट किया जाए, जो अपने देश में ही उत्पाद हो रहा है उसको प्रमोट किया जाए। रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जो बाहर से विदेशों से जो आ रहा है प्रोडक्ट उसको कम से कम उस पर हम डिपेंडेंसी बनाए। आर एसेंशियल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, यही लाल क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। आगे लिखा है वाइल शॉर्ट टर्म मेजर्स लाइक प्राइस कंट्रोल्स और सब्सिडीज कैन ऑफर टेम्परेरी रिलीफ, जबकि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या हैं, जैसे प्राइस को कंट्रोल करना, सब्सिडी ऑफर करना, ये टेम्परेरी व्यवस्था है, सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल सॉल्यूशन रिक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू बूस्ट सप्लाई इंप्रूव, और जो सस्टेनेबल जो स्थिर व्यवस्था होगी लाल, तो वो हल जो होगा उसको जरूरत है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, एक बेटा समझ की, टू बूस्ट सप्लाई की, सप्लाई को बूस्ट किया जाए, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए, और स्टेबलाइज द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जाए। ठीक है, अगला लाल सेक्स, राइट अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ द लोकेलिटी यू लिव इन। बेटा आपको एक लेटर लिखना है, अपने हेल्थ ऑफिसर को लिखना है, कंप्लेन करनी है अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशन। इनसैनिटरी क्या होता है बेटा, अस्वच्छ होता है, क्या होता है, अस्वच्छ स्थिति जो आपके कॉलोनी में है, जहां आप रहते हैं वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालेंगे, सिटी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, यहाँ लाल डेट डालेंगे, यहाँ बेटा हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ डिपार्टमेंट एड्रेस जो होगा आप बना के डालेंगे, यहाँ सिटी, यहाँ पिन, सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी, रेस्पेक्टेड सर और मैडम। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द इनसैनिटरी कंडीशन प्रिवेलिंग इन आवर लोकेलिटी। बेटा मैं लिख रहा हूं, यहां पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि जो अस्वच्छता की स्थिति जो बेटा फैली हुई है हमारे बेटा लोकेलिटी, हमारी कॉलोनी में, उस कॉलोनी का नाम आप यहां लिखेंगे। द एरिया हैज बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, यह जो बेटा बन गया है, जो स्थान है क्या बन चुका है, मच्छरों का स्थान बन चुका है, एंड अदर पेस्ट्स ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर इन द ड्रेन्स, और यहाँ की जो निकासी की व्यवस्था है उसमें बेटा क्या हो चुका है, ये पानी फंस चुका, जम चुका है, बेकार हो चुका है। द स्ट्रीट्स आर लिटर्ड विद द गार्बेज, और जो रास्ता है वो बेटा क्या हो चुका है, कूड़े से बेटा क्या हो चुका है, लिटर्ड हो चुका है, भर चुका है। एंड ओपन सेवेज लाइंस हैव मेड द एनवायरमेंटल एक्सट्रीमली अनहाइजेनिक एंड अनसेफ स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, और लाल जो खुला जो सीवेज सिस्टम है, जहां पर बेटा जो गंदगी निकलती है, वो लाइंस हैव मेड द एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली अनहाइजेनिक, उसने बेटा बना दिया हमारे पर्यावरण को अनहाइजेनिक बना दिया है। हैज बीन टेकन एंड अनसेफ बना दिया है, स्पेशली बच्चों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए। डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स, कई कंप्लेंट्स के बावजूद, फ्रॉम द रेजिडेंट्स, यहाँ के रहासी जो लोग हैं उनके कई कंप्लेंट के बावजूद भी नो कॉन्क्रीट एक्शन, कोई भी ठोस कदम नहीं लिया गया टू द एड्रेस इशू, इस मुद्दे पर। द सिचुएशन हैज वर्सनड, और जो सिचुएशन है वो और ज्यादा बुरी हो गई। पीपल आर नाउ सफरिंग फ्रॉम डिसीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एंड कॉलेरा। बेटा जो लोग हैं वो है बेटा इन डिसीजेस से क्या हो रहे हैं बेटा, किससे, मलेरिया से, डेंगू से और हैजा से बेटा पीड़ित हैं। द कंडीशन इज ऑफ पब्लिक सैनिटेशन फैसिलिटीज इज आल्सो डेप्लोरेबल विद मेनी एरियाज हैविंग नो एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। तो बेटा इसको आप पढ़ लेना, वही चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अगला बेटा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द एल्डर ब्रदर्स मैरिज, आपके बड़े भाई की शादी है, उसको बुलाना है, अपने किसको बुलाना है, अपने दोस्त को बुलाना है। तो ये आप पढ़ लेना, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। आई होप दिस लेटर, ठीक है, क्लियर है। सीधे चलते हैं सेक्शन सी पे बेटा, ग्रामर पे।
लिखा है गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल इज कॉल्ड। बेटा गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल लोगों, ऑफिसर्स लोगों के द्वारा जो सत्ता चलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं लाल? ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ऑफिसर्स लोगों के द्वारा, जो अधिकारी लोगों के द्वारा सत्ता चलाई जाती है उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी कहते हैं जो लोगों के द्वारा सत्ता चलाई जाती है। ये बेटा इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी क्या नहीं होती है? इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती, लोग इसे नहीं चुनते हैं। ध्यान रखना, इस सरकार जो अधिकारी लोग होते हैं उनके द्वारा ही सत्ता चलाई जाती है, उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों से जो सत्ता चुनी जाती है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। आगे जाओ, ऑटोक्रेसी क्या होती है? इसे निरंकुश शासन बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय वन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा सत्ता चलाई जाती है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। आ जाओ लाल, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय रिच, अमीर लोगों के द्वारा सत्ता चलाई जाती है उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? पी फॉर पैसा और पी फॉर प्लूटोक्रेसी, याद रहेगा। ठीक है, पी फॉर पैसा, जिनके पास पैसा होता है, पैसा वाले लोग चलाते हैं, प्लूटोक्रेसी कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? गॉट इट? ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरो बेटा एक रूट वर्ड है जो ग्रीक से लिया गया। ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? डेस्क। क्या होता है? डेस्क। मतलब जो लोग डेस्क से आते हैं, डेस्क का मतलब जो लोग पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनते हैं उनके द्वारा सत्ता चलाई जाती है, वो ब्यूरोक्रेट होती है। आगे चलते हैं। द फ्रेज नल एंड वर्ड मींस, अभी फ्रेज की वीडियो लाऊंगा तो नल एंड वर्ड का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से। क्या होता है लाल? गैर कानूनी तरीके से होता है। तो देखिए, फोर्सफुल कोई चीज जबरदस्ती कराना नहीं, इनफोर्स इफेक्टिव प्रभावी नहीं, इनएफेक्टिव होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं, तो वो गैर कानूनी, इलीगल है। क्या है लाल? इलीगल। आगे चलते हैं लाल, द सिनोनिम ऑफ बोल्ड। बोल्ड मैंने पढ़ाया होगा बेटा, साहसी होता है। क्या होता है बोल्ड का मतलब? करेजियस मीन्स ओबीडियंट, इम्पर्टिनेंट और क्रूअल। तो बेटा करेजियस मीन्स क्या होता है बेटा? साहस होता है। क्या होता है लाल? साहस होता है। क्रूअल मीन्स निर्दयी होता है। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी। इम्पर्टिनेंट मीन्स क्या होता है? धृत होता है। क्या होता है? धृत टाइप। आगे चलते हैं। दीपू स्टडीज फ्रॉम सिंस 9 AM टू 9 AM। दीपू स्टडीज सिंस 7 AM टू 9 AM। दीपू जो है लाल वह सुबह 7 बजे से 9 बजे तक डेली पढ़ता है। ठीक है। विच वर्ड इज एन एरर इन द सेंटेंस? किस सेंटेंस, कहां गलती है इस सेंटेंस में? तो बेटा सिंस में गलती है। कहां पर गलती है लाल? सिंस में गलती है। इस जगह पे क्या होना चाहिए था? फ्रॉम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? फ्रॉम होना चाहिए था। फ्रॉम के साथ टू आता है। ये बेटा एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। क्या है बेटा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। जब समय की अवधि को बात करेंगे, यहां से लेके यहां तक वह पड़ता है। सिंस कब आता है? ये होता है स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट की शुरुआत को बताता है कि इतने से पढ़ रहा है। बात क्लियर है? इस तरीके से। द एंटोनिम ऑफ क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। इसका बताना है क्या बेटा? काइंड हो जाएगा। काइंड मींस दयालु होता है। मर्सीलेस बेटा निर्दयी हो गया। ब्रूटल बेटा, ये सब अपोजिट है। ये सब मतलब इसके सिमिलर है, ये अपोजिट है, काइंड है। ठीक है लाल? देखिए बेटा, राम ने मुझसे कहा गॉड इज एवरीवेयर। राम ने मुझसे कहा क्या लाल? गॉड इज एवरीवेयर। तो लाल राम सेड टू को लाल टोल्ड में मी दैट गॉड, ये बेटा बात सत्य, गॉड इज एवरीवेयर, ये नो चेंज रहेगा। रीता सेड शी कैन डू दिस वर्क। रीता ने कहा वह इसका बहुत सरल है बेटा। तो रीता सेड दैट, सी बेटा थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी रहेगा। कैन को लाल कोड, कैन को लाल कोड, तो सी कोड डू दिस को लाल दैट। ठीक है, कोई समस्या? आगे, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ओनली वन मैंगो इज देम, ऑफ देम इज स्वीट। ये अच्छा है, ये अच्छा। दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। कंपाउंड बनाना, ये कह रहा है, इसका मतलब है कि दिस मैंगो इज स्वीट और दैट मैंगो इज स्वीट, मतलब ये आम मीठा है, वो आम मीठा है। ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट, केवल उन दोनों में से एक आम मीठा है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है ये मैंगो मीठा है या वो मैंगो मीठा है, कुल मिला के दोनों में से एक मीठा है। तो कैसे बनाएंगे बेटा? इसको बना देंगे ओनली, कंपाउंड बनाना, ओनली वन मैंगो इज मीठा, ओनली वन मैंगो ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं, देखो, ओनली वन ऑफ द मैंगोज इज स्वीट, इज स्वीट, कॉमा, दिस मैंगो
और दैट मैंगो, या इसको हम लिख सकते हैं दिस मैंगो इज स्वीट या दैट मैंगो। ठीक है, मतलब केवल आमों में से एक ही क्या है बेटा मीठा है, यह वाला या वह वाला, यह वाला या वह वाला। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अगला, सम टीचर्स कमांड रिस्पेक्ट दे आर गुड। कुछ टीचर्स को बेटा रिस्पेक्ट मिलती है, वे अच्छे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बेटा दे आर गुड, कॉम्प्लेक्स बनाना, दे आर गुड, वे अच्छे होते हैं, दे आर गुड, वे अच्छे होते हैं। तो इसको बना सकते हैं ना, सम टीचर्स कमांड द रिस्पेक्ट, कुछ टीचर रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं बिकॉज दे आर गुड। सीधा यहां से बनाओ ना, बिकॉज लगा दो, बिकॉज दे आर गुड। ठीक है, बिकॉज दे आर गुड, क्योंकि वे अच्छे होते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया लाल? एनी प्रॉब्लम? ठीक, आगे बढ़ा। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ही हैज डन हिज वर्क। बेटा पैसिव ऑब्जेक्ट है लाल, तो हिज वर्क, हिज वर्क, हैज बीन, वर्क की थर्ड फॉर्म डन, बाय हिम, बाय हिम। अब आ जाओ बेटा, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी। कंपैरेटिव डिग्री बनानी है लाल, क्या बनानी है? कंपैरेटिव। ये डिग्री कौन सी है बच्चा? सुपरलेटिव है, तो कंपैरेटिव बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा रेनू को उठा लाएंगे, रेनू मतलब रेनू आ गए हैं, उठा नहीं लाएंगे, रेनू को आगे ही रखेंगे। रेनू इज, ठीक है लाल, मोर ब्यूटीफुल देन any other girl of this locality. Clear? Get it? ठीक है, इसका अगर बेटा पॉजिटिव कहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। नो अदर गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू। ठीक है, ठीक है ना, बन जाएगा। लाल देखो, मोहन्स फादर्स पर्स हैज बीन स्टोलन। चलो, मोहन्स फादर्स पर्स हैज बीन स्टोलन। मोहन के जो पिता का जो पर्स है हैज बीन स्टोलन, वो चोरी हो गया है। करेक्ट एनीवन? देखो लाल, जब दो बार एपोस्ट्रोफी का यूज होता है तो हम दो बार नहीं करेंगे, हम ऑफ का यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे? द पर्स ऑफ मोहन्स फादर, द पर्स ऑफ मोहन पापा, मतलब मोहन के पापा मतलब फादर, हैज बीन स्टोलन। क्लियर? कोई समस्या? रामपाल इज जूनियर टू मी, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, इनके बाद क्या लगाएंगे लाल? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू, देन नहीं आएगा। बर्थ, ये मैंने कराया हुआ है। बर्थ मीन्स जन्म होता है लाल, और बर्थ मीन्स ट्रेन की सीट या सोने का स्थान। ठीक है, कैरियर मीन्स बेटा व्यवसाय, क्या होता है? व्यवसाय या पेशा। इसका मतलब होता है वाहक, मतलब ले जाने वाला। ठीक है, वाहक। चलिए बेटा आगे देखते हैं, स्टोरी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। हमें लाल इसको बेटा क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। लिखा है, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चल देना चाहिए। लाल स्टोरी राइटिंग में हम क्या करेंगे? अपने एक एक सेंटेंस को पकड़ेंगे और उसको बनाते चलेंगे। लिखा हुआ है लाल, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चल देना चाहिए, मतलब हमें नहीं चल देना चाहिए। वी शुड नॉट फॉलो एनीवन की तरह लाल, लाइक की तरह, लाइक किसकी तरह बेटा? पालतू मतलब पेट या डोमेस्टिकेटेड, एंड मूक पशुओं की तरह। मूक मतलब स्पीचलेस एनिमल्स। ठीक है, स्पीचलेस एनिमल्स। आगे लिखा हुआ है, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले
खतरों का साहस एवं निर्भीकता से सामना करना चाहिए। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का साहस एवं निर्भीकता से सामना करना चाहिए। किसे लाल? हमें। तो वी शुड या हम यहां पे मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। वी शुड फेस क्या फेस करना चाहिए बेटा? जीवन के संघर्षों को। वी शुड फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ एंड आने वाले खतरों का एंड कमिंग डेंजर आने वाले खतरों का। ठीक है, आने वाले खतरों का किसके साथ बेटा? किसके साथ? साहस एवं निर्भीकता के साथ। तो विद द किससे बेटा? साहस एवं निर्भीकता से। तो विद द करेज एंड फियरलेसनेस। आगे लगा हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो। हमारा भविष्य नो मैटर हाउ आवर फ्यूचर, हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो। नो मैटर हाउ आवर फ्यूचर में लुभावना एवं उज्जवल में बी ब्राइट एंड टेम्पटेशन या टेम्प्ट बेटा लुभावना। ठीक है, आगे लिखा है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब किसे? हमें। तो वी शुड नॉट ट्रस्ट या बिलीव वी शुड नॉट ट्रस्ट या बिलीव किस पर लाल? उस पर ऑन दैट। ठीक है, उस पर हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे लगा हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए। तो वी शुड नॉट बीती हुई बातों को वी शुड नॉट थिंक किसको बेटा? बीती हुई बातों को। वी शुड नॉट थिंक किसको बेटा? बीती हुई बातों को। थिंक द पास्ट इशू कैसे बेटा? बार बार नहीं सोचना चाहिए। बार बार का बेटा? रिपीटेडली। ठीक है, बार बार का रिपीटेडली। ठीक है, बार बार नहीं सोचना चाहिए। वर्तमान में रहकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कहां रहकर? वर्तमान में रहकर। मतलब कहां पर रहकर बेटा? वर्तमान में रहकर। मतलब लिविंग इन द प्रेजेंट वी शुड या मस्ट। ठीक है, वी शुड या मस्ट या ऑट टू का भी यहां पर हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये मोरल सेंटेंस है। ठीक है, वी ऑट टू क्या करना चाहिए लाल? पालन करना चाहिए किसको बेटा? अपने कर्तव्यों का। तो वी शुड ऑट टू ओबे आवर ड्यूटीज, अपने कर्तव्य का हमें क्या करना चाहिए लाल? पालन करना चाहिए। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद लाल हम चलेंगे सीधा लिटरेचर की तरफ। सेक्शन डी लिटरेचर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बेटा 4 मार्क्स का है और आपको यहां पर ये करना होगा 4 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर लिवलीहुड।
बेटा सीमापुरी किसका रहने का स्थान था, निवास किसका था, कौन लोगों का वो था, और बेटा वे लोग लिवलीहुड अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी आर मोस्टली पुअर माइग्रेंट। बेटा जो सीमापुरी जो स्थान था यह बेटा क्या था, किसका निवास स्थान था, सबसे ज्यादा जो गरीब लोग थे जो कि माइग्रेंट हुए थे, मतलब एक प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए थे, वर्कर्स थे, ऑफन लिविंग इन पॉवर्टी, अक्सर या गरीबी में बेटा जीते रहे, एंड वर्किंग इन लो पेइंग जॉब्स, और ये कार्य करते हैं जहां पर बेटा इन्हें क्या मिलता है, इनके जो श्रम होता है उसकी पे इन्हें बहुत कम मिलती है। दीज वर्कर्स कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये जो लोग थे बेटा ये भारत के विभिन्न हिस्सों से आए थे, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, किसकी तलाश में बेटा, अच्छे अवसरों की तलाश है। फॉर देयर लिवलीहुड, अपने जीवन यापन के लिए, द पीपल ऑफ सीमापुरी प्राइमरली इंगेज इन रैग पिकिंग। शुरुआती में बेटा क्या होता है, ये जो लोग हैं जो अपने जीवन यापन के लिए, द पीपल ऑफ सीमापुरी, जो सीमापुरी के जो लोग हैं, प्राइमरली प्राथमिक रूप से इंगेज इन रैग पिकिंग, ये अपने आप को बेटा व्यस्त रखते हैं कमाने में, किसमें, रैग पिकिंग करने में, कूड़ा बीनने में। दे कलेक्ट गार्बेज, ये बेटा गार्बेज को कलेक्ट करते, इकट्ठा करते हैं, शिफ्ट थ्रू इट एंड सेल रिसाइकलेबल, और इनको क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और इसको बेचते हैं कहां पर, जहां पर इसको बेटा रिसाइकिल किया जाता है, इस मटेरियल को, वेस्टेज को, लाइक प्लास्टिक, मेटल एंड पेपर। किनको बेटा रिसाइकिल किया जाता है, प्लास्टिक को, मेटल को एंड पेपर को। ये लोग लिवलीहुड के लिए यही करते हैं, टू अर्न देयर डेली वेजेस, और बेटा ये अपने दिन भर की जो दिहाड़ी होती है, श्रम जो होता है उसको कमाते हैं। डिस्पाइट द हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बावजूद भी, दे कंटिन्यू टू लिव, यह बेटा क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, लिव इन डेप्लोरेबल कंडीशन, यह जो बुरी स्थिति है इसमें यह बेटा रहते हैं। लैकिंग प्रॉपर सैनिटेशन, जहां पर बेटा प्रॉपर कमी है किसकी, स्वच्छता की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एंड बेसिक नीड्स, और जो बेटा क्या है, बेसिक नीड्स हैं उनकी क्या है लाल, कमी है। आगे छूट गया क्वेश्चन क्या, ठीक। अगला, व्हाट डिड, बेटा दो में से एक करना था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग टू चंपारण। देखिए कल मैंने सेट में एक क्वेश्चन उठाया था, जिस क्वेश्चन में मैंने आपसे, मतलब जो गांधी जी पर बात हुई थी उस वाले चैप्टर में, कल वाले में मैंने कहा था कि राजकुमार शुक्ला एक क्वेश्चन पूछ सकता है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, गांधी जी मजबूर हो गए थे आने को। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये उसी से रिलेट है बेटा। क्या कह रहा है, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, इन्होंने, राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था गांधी जी को चंपारण लाने के लिए। और कल मैंने बताया था इन्होंने बेटा नेशनल कांग्रेस क्या हुआ था उसको ज्वाइन कर लिया था जाके, ठीक है, और वहां पर इन्होंने स्पीच वगैरह दी थी, और जहां पर गांधी जी प्रभावित हुए थे, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर फार्मर फ्रॉम चंपारण, यह बेटा चंपारण से हैं, एक गरीब किसान है। ही हैड बीन सफरिंग अंडर द ऑपरेशन रूल ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स, और जो ब्रिटिश लोग हैं, यह बेटा उनकी, जो लोग बेटा इन पर शासन कर रहे हैं, यह बेटा सफर कर रहे हैं, ऑपरेशन मतलब इनका शोषण हो रहा है। एंड ही वांटेड टू टेक द इशू, और बेटा यह इस मुद्दे को बेटा क्या करना चाहते थे, ऑफ द इंडिगो फार्मर, जो इंडिगो मतलब नील की जो खेती करते हैं उन किसानों का जो ये मुद्दा था बेटा, इसको बेटा ये उठाना चाहते थे टू द अथॉरिटीज, जो बेटा जिम्मेदार लोग थे। शुक्ला डिटरमाइंड टू ब्रिंग अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स, और जो राजकुमार शुक्ला जो थे लाल, यह इनकी दृढ़ता थी टू ब्रिंग द अटेंशन, या ध्यान केंद्रित करना चाहते थे टू प्लाइट ऑफ द फार्मर्स, जो बेटा किसानों की जो शपथ, जो कस्में थी। फॉलोड गांधी जी टू हिज वेरियस मीटिंग्स, और इन्होंने गांधी जी का पीछा किया, कई मीटिंग्स उनके साथ करी। ही वाज परसिस्टेंट एंड प्लीडेड, और वह बराबर निरंतर रूप से करते रहे, और बेटा उनसे रिक्वेस्ट करते रहे विद गांधी जी, अंटिल, तब तक करते रहे, अंटिल जब तक कि ही फाइनली एग्रीड टू विजिट चंपारण, जब तक गांधी जी क्या नहीं हो गए, अंततः मान नहीं गए चंपारण आने के लिए, एंड टेक अप देयर कॉज, और बेटा जब तक उन्हें एक सही कारण नहीं मिल गया कि वह किसके लिए लड़ेंगे, कौन, गांधी जी, तब तक। शुक्ला परसिस्टेंस अल्टीमेटली लेड गांधी जी's अराइवल, शुक्ला जो थे अल्टीमेटली गांधी जी को ला पाए कहां पर, चंपारण, वेयर ही टुक अप द कॉज, जहां पर उन्होंने एक मुद्दा उठाया, एक कारण लेकर आए थे किसानों के लिए, एंड लेड टू फेमस, और लीड किया था गांधी जी ने फेमस चंपारण सत्याग्रह, जो ये आंदोलन हुआ था चंपारण सत्याग्रह का, इसको बेटा ये लीड करा पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम फॉलोइंग कॉज इन स्कूल दैट डे, बेटा क्या बदलाव उस दिन लग रहा था, क्या बदलाव आया था, क्या ऑर्डर आया था बर्लिन से स्कूल में, उसका क्या कारण था उस दिन। तो लाल जो ऑर्डर आया था बर्लिन से वो क्या आया था कि एलिसेस और लॉरेन को जो डिस्ट्रिक्ट हैं बेटा फ्रांस के, उन स्कूलों में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी,
जब नहीं पढ़ाई तो टीचर का भी काम नहीं होगा। फ्रेंच का आगे लिखा द ऑर्डर फ्रॉम वर्ल्ड कॉस्ट अ सडन चेंज, एक अचानक जो बदलाव आया बेटा द स्कूल में, इट वाज डिक्लेयर्ड एक घोषणा करी गई दैट स्टूडेंट्स वुड नाउ बी रिक्वायर्ड टू लर्न जर्मन, कि जब स्टूडेंट्स हैं लाल वह जर्मन भाषा को सीखेंगे इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, किसकी जगह पर लाल, फ्रेंच भाषा की जगह पर एज फ्रेंच, क्योंकि जो फ्रेंच है वॉज नो लॉन्गर टू बी टॉट इन द स्कूल, अब वह क्या नहीं होगी, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी। दिस ऑर्डर क्रिएटेड अ सडन एंड सीरियस चेंज, इस ऑर्डर ने बेटा क्या कर दिया, एक अचानक से और एक सीरियस माहौल बेटा, एक बदलाव पैदा कर दिया। द टीचर एम हैमिल वॉज अपसेट, जो अध्यापक एम हैमिल थे वो लाल अपसेट थे, दुखी थे, एज ही रियलाइज, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया था दैट दिस वुड बी हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि यह उनका क्या होगा लाल, अंतिम लेसन होगा, किसमें, फ्रेंच में। इट मेड स्टूडेंट्स रियलाइज, इसने बेटा विद्यार्थियों स्टूडेंट्स को रियलाइज कराया द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, की मातृ शक्ति, मातृ भाषा की क्या बेटा इंपॉर्टेंस है। द ऑर्डर वाज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द एजुकेशन सिस्टम, और जो ये ऑर्डर आया था इसने बेटा क्या एक महत्वपूर्ण बेटा क्या करा, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया। दैट डे उस दिन फोर्सिंग द स्टूडेंट्स टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, और यह बेटा फोर्सली था कि जो स्टूडेंट्स है बेटा वो वहां पर क्या विदेशी भाषा को सीखें इंस्टीट्यूट ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज, किसकी जगह पर, अपनी भाषा की जगह पर। गॉट इट। आगे अब बेटा इसमें हमें एक बी सेक्शन मतलब बी पार्ट में हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, व्हाट डिड एम हैमिल से द अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब एम हैमिल ने लाल क्या कहा था अपनी भाषा के लिए और उसकी महत्वता क्या बताया था। तो एम हैमिल ने इसको क्या कहा था बेटा, सबसे लॉजिकल, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियरेस्ट भाषा कहा था, और इसकी इंपॉर्टेंट क्या बताया था कि यदि कोई भी राष्ट्र बेटा अपनी भाषा से जुड़ा रहता है तो वही क्या होती है, उनकी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए वो चाबी का काम करती है। एम हैमिल स्टार्टेड देयर लैंग्वेज, एम हैमिल स्टेटेड दैट लैंग्वेज इज द की ऑफ अ नेशन आइडेंटिटी। एम हैमिल कहते हैं कि जो भाषा है इज द की टू अ नेशन आइडेंटिटी, कि वह राष्ट्र की पहचान की कुंजी या चाबी होती है। ही एम्फसाइज्ड दैट फ्रेंच वाज द लैंग्वेज ऑफ कल्चर, उन्होंने यह कहा, जोर दिया इस बात पर कि जो फ्रेंच भाषा है वह बेटा लैंग्वेज है किसकी बेटा, कल्चर, संस्कृति की है, लिटरेचर की है, साहित्य की, एंड सिविलाइजेशन, और एक सभ्यता की भाषा है। ठीक है, लॉसिंग इट, इसको खो देना, would mean losing one sense of identity, इसका मतलब है कि अपनी पहचान को खो देना। He urged the students, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा to value their native language, कि अपनी जो ये भाषा है बेटा इसको वैल्यू करें। saying that, यह कहकर it was not just means of a communication, इसका केवल यह मतलब नहीं है कि आप संप्रेषण का इसको माध्यम बनाएं, केवल बातचीत के लिए यह भाषा है, बट अ वाइटल कनेक्शन ऑफ टू द हिस्ट्री, यह बेटा विस्तृत रूप से इसका क्या है बेटा, कनेक्शन है इतिहास से उनके, एंड देयर कल्चर, और उनकी संस्कृति से इनका रिश्ता है, किसका बेटा, इस भाषा का। ही डीपली रिग्रेटेड, वह बेटा क्या बहुत ज्यादा शोक में है, दुख में है, बता रहे हैं दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज बीइंग रिप्लेस्ड, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वह क्या हो रही लाल, रिप्लेस हो रही है। हैमिल्स स्पीच एम्फसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज, एम हैमिल यहां पर बताते हैं महत्वता को भाषा की एज अ कल्चरल हेरिटेज, की है बेटा क्या है, सांस्कृतिक विरासत है, एंड अ क्रूशियल पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, और किसी भी बेटा भारत, किसी भी राष्ट्र की बेटा ये क्या है, एक पहचान होती है भाषा। ठीक है, इस जगह पर आपको यहां पे लिखना कि भाषा क्या है, सबसे क्या कहा था अपनी भाषा के बारे में, जो आपको की पॉइंट लिखना है वो की पॉइंट इसमें नहीं है, सबसे क्लियरेस्ट, सबसे लॉजिकल, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। बात क्लियर है कि नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लाल, ये लाल क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर है बेटा, व्हाई डिड गांधी जी टू चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, गांधी जी ने क्या किया था बेटा, जो बेटा किसानों की जो शपथ थी, जो किस्में थी चंपारण को लेकर, उसको लेकर गांधी जी ने क्या किया था। तो बेटा क्या किया था, तो लिखा है गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण इन 1917, गांधी जी 1917 में लाल कहां पहुंचे, चंपारण पहुंचे। बीइंग अप्रोच्ड बाय राजकुमार शुक्ला, जिनको अप्रोच किसने किया था, राजकुमार शुक्ला ने। द पीजेंट्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स, जो बेटा क्या थे, ये जो क्या थे, पीजेंट्स जो किसान थे लाल, ये बेटा क्या हो रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे, शोषण हो रहे थे, जो ब्रिटिश रूल करने वाले जो लोग थे उनके द्वारा इन्हें शोषित किया जा रहा था। हु फोर्स्ड देम टू ग्रो इंडिगो, जिनको बेटा क्या किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था कि अपने खेतों में बेटा नील उगाओ, नील की खेती करो। टेकिंग अवे मेजर पोर्शन
ऑफ देयर क्रॉप्स, और उसका ज्यादा से ज्यादा जो बेटा क्या था, हिस्सा था फसल का, उस फसल में सबसे ज्यादा क्या उगाओ, इंडिगो उगाओ अपॉन हिज अराइवल। गांधी जी के पहुंचने पर गांधी लॉन्च द नॉन वायलेंट मूवमेंट। गांधी जब वहां पहुंचे तो गांधी जी ने ऐलान कर दिया था किसका वैसा, नॉन वायलेंस, किसका, नॉन वायलेंस मूवमेंट का, जिसमें जिसका मतलब सत्याग्रह है, मतलब अहिंसा का क्या आंदोलन शुरू कर दिया था, टू फाइट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट। जो है बेटा अनफेयर ट्रीटमेंट था, जो सही नहीं था, उस इन किसानों को जो बेटा इनके खिलाफ जो चीजें चल रही थी, इसके खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया था बेटा, एक लॉन्च कर दिया था एक आंदोलन। ही ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, गैदरिंग पब्लिक सपोर्ट लिया, ठीक है, एंड डिमांडेड जस्टिस फॉर पीजेंट्स, और किसानों के लिए मांग की किसकी बेटा, जस्टिस की, न्याय की, ठीक है। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल टू ब्रिंगिंग द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द पीजेंट। यह जो आंदोलन था वो सक्सेसफुल, यह सफल रहा इन ब्रिंगिंग द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द पीजेंट्स टू लाइट। इनको इनका जो शोषण था बेटा, जो कि कोई इसका मुद्दा नहीं उठा रहा था, ये हाईलाइट हुआ मुद्दा, लोगों के जहन में इस मुद्दे को लाया गया। द ब्रिटिश ऑथोरिटीज वर फोर्स्ड टू ग्रांट पीजेंट्स रिलीफ। तो ब्रिटिश पर एक क्या बना लाल, ब्रिटिश पर क्या बना, एक दबाव बना, क्या कि उन्हें जो है, जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको क्या रिलीफ ग्रांट देना पड़ा, मतलब रिलीफ देना पड़ा। रिड्यूसिंग द ऑपरेसिव लैंड टैक्स, और जो उन पर बेटा ज्यादा से ज्यादा जो भूमि कर लग रहा था, वो भूमि कर को रिड्यूस कम करा गया। एंड फ्रीइंग देम फ्रॉम फोर्स्ड कल्टीवेटिंग टू ऑफ इंडिगो, और उन्हें स्वतंत्र किया गया किससे, कि इंडिगो की जो बेटा फसल है जो वो कर रहे हैं, उससे उन्हें फ्री किया गया। ये मैंडेटरी नहीं रहा था कि तुम्हें इतने हिस्से में ही उगानी है। आगे लिखा है लाल, गांधी जी एफर्ट्स हेल्प इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स। गांधी जी ने जो एफर्ट्स डाले थे वो उसने बेटा हेल्प करी इंप्रूव करने में, किसानों की जो सिचुएशन थी उसको। एंड द चंपारण सत्याग्रह बिकेम अ टर्निंग पॉइंट, और लाल जो है, जो चंपारण जो सत्याग्रह था वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया था इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में। गॉट इट। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू डू ओवरकम फियर ऑफ वाटर। डगलस ने क्या किया था बेटा अपने डर को बेटा कम करने के लिए। ये शायद रिपीट भी हुआ था कल वाले में, ठीक है, ये रिपीट भी हुआ था, इसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, आ जाओ बेटा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है बेटा। लिखा हुआ है बेटा, extract based question of thing of beauty is the joy forever, its loveliness increases and will never pass into the nothingness, what will keep our world quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। बेटा ये a thing of beauty से लिया गया, इसके पोइट कौन है, जॉन कीट्सन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोइट अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या फीलिंग्स थी बेटा पोइट की, किसके बारे में बेटा, थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। क्या बेटा क्या थी लाल, फीलिंग्स थी, किसके बारे में, किसके बारे में बेटा बता रहा है, किसके बारे में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। क्या फीलिंग थी वो, यहां पर क्या कह रहे थे लाल, क्या कह रहे थे, यह जो फीलिंग थी ये जॉय की थी, जो कि हमेशा हमेशा रहती है समय के साथ, और इसका जो लवलीनेस है वो डे बाय डे क्या रहता है, बढ़ता रहता है। किसी भी वस्तु की सुंदरता जो होती है वो नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, और वो दिन पर दिन बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगनेस, और ये कभी भी फेड, कभी भी ओझल नहीं होती है, यही कुछ कहा गया होगा। द पोएट फील्स दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय। ये नेचुरल होती है, इटर्नल होती है, आंतरिक होती है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यू प्लेजर, ये हमेशा जॉय देती रहती है, खुशी देती रहती है। हैविंग अ सूथिंग एंड अपलिफ्टिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन माइंड्स, और यह जो ह्यूमन जो माइंड्स होता है उसको हमेशा ऊपर ले जाती है, किसमें बेटा, खुशी में। एंड नेवर फेड्स, कभी भी ओझल नहीं होती है, धुंधली नहीं पड़ती है, यही इसमें लाल कहा गया था, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्हाई डज द पोएट से इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगनेस। द पोएट सेज, पोएट क्यों कहते हैं बेटा इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगनेस, ये कभी भी क्या नहीं होगा बेटा, नथिंगनेस में कुछ भी में नहीं प्राप्त होगा। इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगनेस टू हाईलाइट द एवरलास्टिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। मतलब ये कह रहा है ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं होगा, तो इसका मतलब जब कभी भी खत्म होने वाला नहीं होगा, ये एवरलास्टिंग होगा, हमेशा चलने वाला होगा। कौन, किसी भी वस्तु की सुंदरता जो कि इटर्नल से आती है, आंतरिक से आती है, प्रकृति से आती है, जो उसकी नेचर होता है, किसी भी वस्तु की सुंदरता का जो नेचर होता है वो हमेशा हमें हैप्पीनेस देता है। तो वही ये कह रहा है कि हाईलाइट द एवरलास्टिंग नेचर ऑफ ब्यूटी, इट नेवर फेड्स, कभी भी धुंधला ओझल नहीं होता है। कंटिन्यूइंग टू इंस्पायर एंड प्रोवाइड जॉय, हमेशा बेटा क्या करता रहता है, जॉय, आनंद और खुशी देता रहता है। आफ्टर इट्स क्रिएशन, इसकी बनावट के बाद, जब इसकी उत्पत्ति होती है उसके बाद ये हमेशा देता रहता है। आगे लगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोर। आप बोर से क्या समझते हो, बोर इज अ प्लीजेंट सैडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स। बोर को क्या कहा गया है बेटा, इज अ प्लीजेंट, एक सुंदर बेटा
सैडी प्लेस जहां पर बेटा छाया मिलती है, ऐसा स्थान। अंडर ट्रीज जो बेटा पेड़ के नीचे होता है, छायादार जो वृक्ष होते हैं जिनके नीचे बेटा हम क्या करते हैं, बैठते हैं, उसको यहां पे शब्द को यूज किया गया है। दैट प्रोवाइड्स अ पीसफुल रिट्रीट, जो हमें क्या देता है बेटा, पीसफुल, एक शांतिपूर्ण माहौल देता है। जब आप देखते हो गांव में लोग पेड़ के नीचे खाट डाल के लेटते हैं, सोते हैं और वहां पर अपने सपनों में खो जाते हैं, उसी की बात करी जा रही। इन द पोएम इट सिंबलाइजेस अ सेफ हेवन, और यहां पर बेटा वॉर जो है इस वर्ड को डिफाइन किया जा रहा है कि एक सेफ हेवन है, एक सुरक्षित स्वर्ग है, ठीक है। वेयर वन कैन फाइंड रेस्ट, जहां पर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, आराम कर सकता है, एंड साउंड स्लीप, और अच्छे से सो सकता है, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और पूर्ण रूप से सांस ले सकता है, अवे फ्रॉम लाइफ ट्रायल्स, और जो किससे बेटा, जो जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उनको दूर कर कर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गॉट इट? आगे क्वेश्चन बेटा देखिए, सेंट्रल आइडिया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी पोएम ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुदा, ठीक है, पढ़ लेना बेटा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। माय मदर एट 66, ठीक है, कमला दास ने लाल लिखा है, और आंट जेनिफर टाइगर, लास्ट तीनों सेटों में आंट जेनिफर टाइगर आया है, इसका मतलब समझ पा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर में, आंट जेनिफर टाइगर। और मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसको एक बार देख लेना, इसका चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने इस चैप्टर को डिफाइन किया है। आगे चलते लाल, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, answer the following questions in about 40 words. Who was Hana? How did she meet Sadav? हना कौन थी लाल, और सदाव से कैसे मिली थी? हना was डॉक्टर सदाव हॉकी वाइफ। हना जो थी बेटा डॉक्टर सदाव की वाइफ थी। He met her in America at professor's house. वह मिली थी उससे कहां पर लाल? अमेरिका में मिली थी, प्रोफेसर के घर पर मिली थी। However, सदाव waited to fall in love with her until he was sure. वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि उसे यह श्योर नहीं होगा कि वह जापानी है, तब तक उसने उससे नहीं कहा था विवाह के लिए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर्स ट्रेडिशनल वैल्यूज, क्योंकि उसे अपने पिता की जो ट्रेडिशन, जो परंपरागत जो वैल्यूज थी, उनका उसे सम्मान रखना था। आगे, व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? व्हाट विल महाराजा, महाराजा ने क्या किया होगा या क्या करेंगे, टू डू फाइंड, पाने के लिए, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, जितनी जरूरत है नंबर ऑफ टाइगर्स को मारने की। तो आफ्टर किलिंग 70 टाइगर्स, 70 टाइगर मारने के बाद अपने राज्य में द पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंट, जो पॉपुलेशन थी लाल वह घट गई थी। टू फाइंड द रिमेनिंग 30 बेटा जो बचे हुए, जो बेटा कौन थे, टाइगर थे, उनको पाने के लिए महाराजा डिसाइडेड टू मैरी, महाराजा ने क्या किया, निश्चय किया कि एक गर्ल से शादी करने का, फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, जो एक राजस्व परिवार से होगी, लेकिन एक ऐसे स्टेट से होगी जहां पर क्या होगी लाल, लार्ज टाइगर पॉपुलेशन होगी, जहां पर जिस राज्य में क्या होगी, पॉपुलेशन की संख्या होगी। सो इसलिए ही कुड हंट, वह क्या कर सके, हंट, शिकार कर सके, इन हिज फादर इन लॉज फॉरेस्ट, अपने ससुर के जंगलों में। फादर इन लॉज, ठीक है, किसका, टाइगर का। गॉट इट? आगे, व्हाट इज दैट ड्रॉज टैरी टुवर्ड्स लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ? व्हाट इज दैट ड्रॉज डैरी टुवर्ड्स लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ? डैरी जो था बेटा वह क्या खींचता है टुवर्ड्स लैम्ब की तरफ, इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, खुद के अतिरिक्त। तो बेटा डैरी इज ड्रॉन टू मिस्टर लैम्ब बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। वह ध्यान खींचता है बेटा किसको, बेटा मिस्टर लैम्ब के, क्योंकि क्यों खींचता है, क्योंकि ऑफ हिज पॉजिटिव, क्योंकि जो उसका बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड था, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड था, जो वो जज नहीं करता था किसी को, अनलाइक अदर्स, जैसे कि दूसरे लोग नहीं करते हैं, हु पिटी और फियर डैरीज बर्न्ड फेस, जो बेटा क्या डर जाते हैं या उस पर संवेदना व्यक्त करते हैं, उसका जो जला हुआ चेहरा, उस पर मिस्टर लैम्ब ट्रीट्स हिम एज एन इक्वल। लेकिन मिस्टर लैम्ब ने क्या किया था, उसको बेटा ऐसे ही ट्रीट किया था जैसे वो दूसरों को करता है, एंड इनकरेज हिम, और उसको इनकरेज किया था टू लुक एट द वर्ल्ड्स ब्यूटी, की संसार की सुंदरता देखो, रेदर देन हिज ओन डिसेबिलिटी, किसके बजाय, अपनी असक्षमता के बजाय समाज की और संसार की, सॉरी क्या देखो लाल, सुंदरता देखो। गॉट इट? आगे, व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड? फर्जी चैप्टर मुझे तो ये लगता है। थर्ड लेवल क्या? थर्ड लेवल रिफर्स एन एडिशनल फ्लोर ऑफ एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। थर्ड लेवल क्या है लाल, ये एक अतिरिक्त क्या है, फ्लोर है, क्या है बेटा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, दैट सर्व्ड एज साइकोलॉजिकल एस्केप फॉर द प्रोटोगोनिस्ट चार्ली। जो इसमें एक बेटा करेक्टर आया था चार्ली का, वह इसको क्या करता है, एक साइकोलॉजिकल क्या था बेटा,
छिपना था, मानसिक रूप से इसमें छिपना था, ये लेवल थी। टेक्निकली ओनली 2 लेवल्स, लेकिन टेक्निकली 2 ही लेवल थी। साइकोलॉजिकली 3 थी, जहां पर चार्ली जो है इमेजिनेशन में जाकर अपने आप को वहां पर हिडन करता था इस दुनियादारी से बचने के लिए, ठीक है। बट द थर्ड लेवल वॉज सिचुएटेड इन चार्लीज माइंड, लेकिन जो चार्ली के दिमाग में क्या थी, थर्ड लेवल सिचुएटेड थी। एंड द स्टोरी सेटिंग एज, जैसे कि स्टोरी में कहा गया है, एज गेटवे टू 1894। वो रास्ता कहां को जाता है लाल, 1894 गेल्सबर्ग में जाता। गॉट इट। आगे लाल, क्वेश्चन नंबर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, हु वाज डॉक्टर सदाव, हाउ डिड ही मेट एंड मैरी हना। अभी ऊपर आया था ऐसी क्वेश्चन कि सदाव कौन था, तो सदाव जो था एक फेमस जापानी सर्जन था एंड साइंटिस्ट था, हु लिव्ड इन अ हाउस ऑन सॉरी हु लिव्ड इन अ हाउस ऑन द जापानीज कोस्ट। जो बेटा कहां रहता था, जो जापान का जो बेटा तटीय क्षेत्र था वहां रहता था। ही मेट हना इन अमेरिका, हुआ हना से कहां मिला लाल, अमेरिका में मिला। वाइल स्टडिंग मेडिसिन एट अ प्रोफेसर्स हाउस, जब वह पढ़ाई कर रहा था किसकी बेटा, मेडिसिन की प्रोफेसर के घर में। दो ही लाइक्ड हर इमीडिएटली, वह उसे तुरंत पसंद कर लेता है। ही डिडंट फॉल इन लव अंटिल, वह तब तक उससे जाहिर नहीं करता है जब तक कि वह श्योर नहीं हो जाता कि वह जापानी है, उसके पिता की जो ट्रेडिशनल वैल्यू थी उसकी रिस्पेक्ट को बनाए रखता है। दे फिनिश देयर स्टडीज, वो अपनी स्टडीज को कंप्लीट करते हैं, जापान लौटते हैं, वेयर वहां पर वह शादी करते हैं। ट्रेडिशनल जापानीज कस्टम के अकॉर्डिंग, जो उनकी परंपरा है उसके अकॉर्डिंग शादी करते हैं। एज फादर वाज, जैसे कि उनके पिता की इच्छा थी। इज दैट क्लियर। आगे, What does the third level refer to? थर्ड लेवल क्या था, थर्ड लेवल एक कल्पना थी, एक फिक्शन था बेटा, इमेजिनेशन था, ठीक है, जो कि बेटा न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था। दैट एग्जिस्ट इन द ईयर, जो कि जहां पर किस जगह को, किस समय को एग्जिस्ट कर रहा है, वो 1894 को। इट रिप्रेजेंट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये एक ऐसा है कि खुली आंखों सपना देख रहा है और उसको पूरा करना चार्ली के लिए था। द प्रोटोगोनिस्ट, जो इसमें चित्रण इसका है, हु इज ओवरवेल्म्ड, जो अत्यधिक क्या है, ओवरवेल्म्ड बाय द इनसिक्योरिटी। किसके कारण बेटा, किसके कारण, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा के कारण, वॉर के कारण, बड़ी जो चिंताएं हैं, आधुनिक समाज की जो चिंताएं हैं, आधुनिक संसार की जो दुख दर्द है, जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसके कारण उसके मन में एक दुनिया बनी हुई थी, वो चीज थी। सबसे मेटाफोरिकली, जो कि रूपकता रूप से मीडियम था छिपने का, किसका बेटा, इस साधारण और मोर पीसफुल टाइम में। दो चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, यद्यपि साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का जो ये व्यू था, जो दृश्य था, इट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अनहैप्पीनेस, कि इसमें यह भी बात हुई थी कि चार्ली का जो दोस्त साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो था सैम, वो भी कहां पहुंच गया था, थर्ड लेवल में पहुंच गया। तो इसमें यह बात कही जा रही कि ये रिजल्ट किसका है, उसकी अनहैप्पीनेस का। किसकी अनहैप्पीनेस का, सैम का। कि अगर सैम भी वहां पहुंचा है तो सैम भी क्या है, इसी दुनिया का एक हिस्सा है, और वो भी क्या है, स्ट्रेस में रहता है, दुख है, अनहैप्पीनेस है, ठीक है, तो वो भी उसमें पहुंचा है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। आगे चैप्टर सेट ये लाल होता है कंप्लीट 2025 का। 2025 का लाल सेट हमने थर्ड कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद चलते हैं अपने कोर्ट की तरफ। बेटा अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए हुए होते हैं। इज दैट क्लियर। तो बेटा अपना जो ये बेटा चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।